नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि G7 के बाद चीन को एक और झटका। नाटो ने चीन को बताया विश्व सुरक्षा के लिए खतरा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत ने कोविड-19 से तबाही झेली है, चीन देश का हर जाना, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा ने यूपी चुनाव की तैयारी कर दी तेज, फिर 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं BL संतोष। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। G7 के बाद चीन को एक और झटका। नाटो ने चीन को बताया विश्व सुरक्षा के लिए खतरा। जी हां दोस्तों, चीन के लिए G7 सम्मेलन से शुरू हुई मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। G7 सम्मेलन से घिरा चीन अब तक संभल भी नहीं पाया था कि एक और बुरी खबर ने जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो ने भी चीन की नापाक कोशिशों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को ब्रसेल्स में नाटो के एक दिवसीय सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में विकसित राष्ट्रों ने एक सुर में चीन को सबसे बड़ा खतरा माना। नाटो ने माना कि चीन सुरक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती है। चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था के खिलाफ है। वह तेजी से परमाणु मिसाइलें विकसित कर रहा है। इसके साथ कोरोना वायरस की उत्पत्ति की पारदर्शी जांच हो। चीन के व्यवहार में पारदर्शिता की कमी है। नाटो के उठाए सवालों से ड्रैगन की बेचैनी बढ़ने वाली है। नाटो के साझा बयान पर बौखलाई चीन ने कहा कि हमारा रक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ाना उचित, खुला और पारदर्शी है। नाटो देश चीन के विकास को तर्कसंगत ढंग से देखे। एक तरफ नाटो ड्रैगन की नकेल कस रहा है, दूसरी तरफ भारत की चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के विरोध के बावजूद भारत ने सीमा के पास 12 सड़कों का निर्माण कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सड़कों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए चीन को 2 टूक संदेश दिया है कि भारत हिंसा का पुजारी नहीं, पर जरूरत पड़ी तो करारा जवाब देंगे। गलवान विवाद के बाद भारत लगातार चीन सीमा पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। तिब्बत में अभी 50,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। अरुणाचल में ये सड़क और पुल सीमा पर हमारी सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। यानी ड्रैगन के लिए संदेश साफ है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने कोविड-19 से तबाही झेली है, चीन दे हर्जाना, डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चीन को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वैश्विक महामारी को लेकर एक बार फिर बीजिंग को निशाने पर लिया है। खास बात यह है कि इस बार उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अमेरिका, भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में हुई तबाही के लिए चीन से हट जाने की मांग की है। फॉक्स न्यूज को दिए हालिया इंटरव्यू में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, भारत ने कोरोना वायरस महामारी से तबाही झेली है। इस वैश्विक महामारी के लिए चीन जिम्मेदार है और उसे दुनिया को हर्जाना देना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के लिए 10 खरब डॉलर के हर्जाने की मांग चीन से की तो भारत का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में यह सबसे खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, देखिए भारत में क्या हो रहा है। भारत ने हाल ही में कोविड-19 की तबाही झेली है। वास्तव में सभी देश तबाह हुए हैं। चीन को दुनिया को हर्जाना देना चाहिए। ऐसा वह अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। चीन पर सीधे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, देखिए कैसे उनके किए की वजह से देश बर्बाद हुए, भले वह दुर्घटना हो या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि वह हादसा ही था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, भले ही यह अक्षमता या हादसे की वजह से हुआ, भले यह दुर्घटनावश हुआ, लेकिन आप इससे प्रभावित देशों को देखें, वे अब कभी पहले जैसे नहीं होंगे। हमारा देश भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन अन्य देश हमसे भी अधिक प्रभावित हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की उत्पत्ति का पता लगाने पर जोर देते हुए ट्रंप ने कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह पता लगाना है कि कोरोना वायरस कहां से आया, कैसे आया। निश्चित तौर पर चीन को मदद करनी चाहिए। यहाँ उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण का पहला केस चीन की वुहान में नवंबर 2019 में सामने आया था, जिसके बाद यह घातक संक्रामक रोग देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। ट्रंप इसे लेकर हमेशा से चीन पर उंगली उठाते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने यूपी चुनाव की तैयारी की तेज, फिर 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं BL संतोष। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष एक बार फिर यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। BL संतोष 21-22 जून को 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पार्टी के पदाधिकारियों व और मंत्रियों से मुलाकात करके यूपी में चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष इस बार और लोगों से भी सरकार और संगठन के कामकाज के बारे में जानकारी लेंगे। BL संतोष के पिछली बार के दौरे में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उनसे बात नहीं की गई थी। ऐसे में BL संतोष उन लोगों से बातचीत करके भी फीडबैक लेंगे। इससे पहले BL संतोष ने यूपी का 3 दिवसीय दौरा किया था। 4 सालों में यह पहला मौका था जब शीर्ष नेतृत्व ने कई मंत्रियों को बुलाकर बारी बारी से फीडबैक लिया था। BL संतोष ने अपने दौरे के पहले दिन मंत्री सुरेश खन्ना, जय प्रताप सिंह, दारा सिंह चौहान, महेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक सहित 7 मंत्रियों से मुलाकात की थी। इसी दिन शाम में
बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। डिनर पर हुई यह मुलाकात करीब 2.5 घंटे तक चली थी। इसके बाद दूसरे दिन बीएल संतोष ने केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कदावर नेताओं से मुलाकात की और उनसे अलग अलग फीडबैक लिया। तीसरे दिन यानी बुधवार को बीएल संतोष ने सिद्धार्थनाथ सिंह, मोहसिन रजा, स्वाति सिंह सरीखे नेताओं ने मुलाकात की। इस 3 दिवसीय दौरे के बाद बीएल संतोष ने पार्टी हाईकमान को फीडबैक की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व अभी से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जुट गया है। बीएल संतोष के पिछले दौरे के दौरान कई पदाधिकारियों ने निगम और आयोगों में खाली पदों को भरने का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले के साथ साथ पिछले दिनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के बाद कल उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग का गठन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में बताया 12वीं का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ऐसे मिलेंगे नंबर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के छात्रों के लिए तय किए गए मूल्यांकन मानदंडों को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं कक्षा के परिणाम कक्षा 10 30% वेटेज, कक्षा 11 30% वेटेज और कक्षा 12 40% वेटेज में प्रदर्शन के आधार पर तय किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना है कि परिणाम की घोषणा 31 जुलाई 2021 तक की जाएगी। एजी ने यह भी कहा कि जो छात्र वर्तमान मूल्यांकन नीति के माध्यम से अंक ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं हैं, वो कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षाओं में शामिल होकर अपने अंक बेहतर कर सकते हैं या अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ममता शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड को कोरोना के कारण 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद इन छात्रों के मूल्यांकन के लिए अपने अंतिम मूल्यांकन नीति पेश करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। 12वीं के 12 लाख छात्रों के लिए मूल्यांकन मानदंड पर सुझाव देने के लिए सीबीएसई 4 जून को एक 13 सदस्य समिति का गठन किया था, जिसने अब तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। माना जा रहा है कि आज कोर्ट में बोर्ड अपने सुझाव पेश कर सकता है। बोर्ड की एक गवर्निंग बॉडी मेंबर की माने तो बोर्ड ने पूरे देश के संबंधित हितधारकों से 10वीं कक्षा के अंकों का वेटेज देने के बारे में राय मांगी थी, जिसमें 10वीं के बेस्ट 3 या 4 विषयों के प्रदर्शन को 12वीं रिजल्ट के लिए एक वेटेज के तौर पर लिया जा सकता है। वहीं स्कूल प्रिंसिपल्स की माने तो बोर्ड की समिति ने 30-30-40 का फॉर्मूला अपनाने को कहा है। इस फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं के रिजल्ट का 30% वेटेज, 11वीं के रिजल्ट का 30% वेटेज और 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड रिजल्ट का 40% वेटेज के आधार पर अंतिम नतीजा तैयार किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, बंगाल, मुंबई हर जगह मानसून की बारिश से हाहाकार। जी हां दोस्तों, आधे भारत में बारिश का कहर लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में इन इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश हुई। कई गांव पानी में डूब गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी स्तर की बारिश हो सकती है और कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, पश्चिम बंगाल के गंगा के इलाकों में और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। इस प्रभाव में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली में आने वाले 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। यहाँ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा या धूल भरी आंधी चल सकती है। मौसम विभाग द्वारा राजधानी में 17 जून तक बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के चंपारण में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गंडक नदी से पानी छोड़ने के बाद गाँव में पानी की घुसपैठ शुरू हो गई है। कई गाँवों से कनेक्शन टूट गया है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राहत टीम लगातार लोगों को निकालने में जुटी हुई है। वहीं घरों के अलावा सरकारी इमारतों में भी पानी भर गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाइडेन का चाइना को कड़ा संदेश, कोरोना के सोर्स की करे जांच। जी हां दोस्तों, चीन एक के बाद एक दुनिया को नए जख्म देता जा रहा है। वक्त रहते कोरोना की वैक्सीन ना आती तो इसे नासुर बनने से रोका नहीं जा सकता था। यही वजह है कि अब दुनिया ने चीन की इन खुराफातों के इलाज के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और चीन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि उसे कोरोना की उत्पत्ति के सोर्स की जाँच करानी ही होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने किया राज्यों को अलर्ट, सेकेंड वेव से भी ज्यादा भयावह हो सकती है तीसरी लहर। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों में अब
कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां नियमों के साथ हटा ली गई हैं। बाजार, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट समेत मेट्रो और अन्य परिवहन व्यवस्थाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी है। लेकिन अचानक दी गई इस छूट के बाद पूरे देश के राज्यों में जो माहौल है उससे गृह मंत्रालय की चिंता बढ़ गई है। बुधवार को गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई। उसके बाद देश भर के सभी राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए कि छूट तो मिली है लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इस बैठक में बताया, अगर हालात लापरवाही भरे रहे तो तीसरी लहर बहुत भयावह हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बात की आशंका हुई कि जिस तरीके से अचानक सड़कों पर भीड़ बढ़नी शुरू हुई उससे काबू में आ रहे कोविड के मामलों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात की चिंता स्वास्थ्य मंत्रालय और देश के अन्य राज्यों के मुख्य सचिव के साथ भी साझा की। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय समेत देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर सख्ती बरती जाए, खासकर जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक आईसीएमआर और कोरोना पर रखने वाली सरकारी संस्थाओं ने पहले ही आगाह किया है कि अगर हम लोग छूट के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अभी भी हमारे देश में महज 5% से भी कम लोगों को ही पूरी तरह से टीका लगा है, क्योंकि इस महामारी में टीका ही एक उपाय है और अभी बहुत बड़े स्तर पर टीकाकरण चल रहा है, लेकिन इसका प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे में सड़कों पर निकली भीड़ तीसरी लहर को दावत दे रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं, WHO एम्स के सर्वेक्षण का खुलासा, बच्चों के लिए जल्दी ही आने वाला है 4 वैक्सीन। जी हां दोस्तों, अगर आप इस बात से डरे हुए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से आपके बच्चे असुरक्षित हो सकते हैं तो ये खबर आपके लिए राहत देने वाली है। WHO एम्स के सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है। इस सर्वे में बताया गया है कि कोरोना वायरस के सीरो सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी रेट वयस्कों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ANI न्यूज एजेंसी के अनुसार यह सीरो सर्वे 5 राज्यों में आयोजित की गई थी और इसमें सैंपल साइज 10,000 का था। थर्ड वेव के खतरे के बीच एक अच्छी खबर यह है कि जल्दी ही देश में बच्चों के लिए 4 वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है, जिसमें 2 वैक्सीन भारत बायोटेक की है, जिसमें से एक नोजल स्प्रे है। तीसरी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, जिसका ट्रायल जुलाई से शुरू होगा, और चौथा वैक्सीन जायड्स कैडिला का हो सकता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के कोरोना टास्क फोर्स ने रिपोर्ट दी है कि देश में जल्दी ही कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो जाएगी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस बार 2 से 4 सप्ताह के बीच कोरोना का थर्ड वेव आ सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चों पर कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा नहीं है, यह निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा चपेट में लेगा और दूसरी लहर से दोगुनी संख्या में लोग संक्रमित हों। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर मात खाने के बाद भारत पर हमले के लिए खतरनाक कदम उठा रहा चीन। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी समेत भारत की सीमाओं पर मात खाने के बाद भारत में घुसपैठ कर हमले करने के लिए खतरनाक कदम उठा रहा है। खुफिया जानकारी में एक बड़ा खुलासा किया गया है कि ड्रैगन साइबर घुसपैठियों के जरिए भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक भारत में साइबर घुसपैठ कराने के लिए चीन रेड फॉक्स ट्रॉट की मदद ले रहा है। खुफिया जानकारी में यह भी बताया गया है कि भारत में साइबर घुसपैठ चीनी से PLA के संरक्षण में किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार एंटरप्राइज सुरक्षा के लिए दुनिया भर में खुफिया जानकारी देने वाले सबसे बड़े समूह रिकॉर्डेड फ्यूचर ने गुरुवार चीन की ओर से कराए जा रहे साइबर जासूसी को लेकर खुलासा किया है। इसके लिए उसने एक संदिग्ध चीन सरकार की ओर से समर्थित समूह रेड फॉक्स ट्रॉट को जिम्मेदार बताया है। इस समूह का नाम रिकॉर्डेड फ्यूचर के थ्रेट रिसर्च आर्म इंस्टिक्ट ग्रुप की ओर से रखा गया है। इंस्टिक्ट ग्रुप ने चीनी सैन्य खुफिया तंत्र और रेड फॉक्स ट्रॉट के बीच विशेष संबंध की पहचान की है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने बड़े स्तर पर ऑटोमेटिक नेटवर्क ट्रैफिक एनालिस्टिक और एक्सपर्ट के विश्लेषण ने सीमावर्ती भारत समेत एशियाई देशों में टारगेट किए गए सेक्टर्स में घुसपैठ करने का पता लगाया है। रेड फॉक्स ट्रॉट की गतिविधि अन्य सिक्योरिटी वेंडर्स जैसे टेम्प, ट्राइडेंट और नोमाद पांडा द्वारा ट्रैक किए गए थ्रेट ग्रुप से मैच करती है। रिपोर्टर्स के अनुसार चीन की सरकार समर्थित रेड फॉक्स ट्रॉट वर्ष 2014 से ही सक्रिय है। यह मुख्य रूप से दूसरे देशों के अलावा भारत में एरोस्पेस और रक्षा, सरकार, दूरसंचार, खनन और अनुसंधान संगठनों को अपना टारगेट बनाता है। भारत के अलावा जिन दूसरे देशों पर यह नजर रखता है उनमें अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं, जो 69,010 के ऑपरेशन रेमिड के साथ जुड़े हुए हैं। रिकॉर्डेड फ्यूचर के CEO और सह संस्थापक क्रिस्टोफर अल्बर्ग ने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हालिया गतिविधि काफी हद तक खुफिया समुदाय के लिए एक ब्लैक बॉक्स रही है। विरोधियों को असफल करने और किसी संगठन या सरकार की सुरक्षा स्थिति को सूचित करने के लिए लगातार व्यापक निगरानी और खुफिया जानकारी का संग्रह महत्वपूर्ण है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, भारत के संविधान और कानून का पालन करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, ट्विटर केस केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा है कि ट्विटर को भारत के संविधान और कानून का पालन करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 मई को 3 महीने की अवधि पूरी हो गई है और मैंने फिर भी कहा कि ट्विटर को एक अंतिम नोटिस और दिया जाए। उन्होंने कहा कि 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आपको बहुत बड़ी परीक्षा आयोजित करनी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि व्यापार करो, आपके यूजर सवाल पूछे, उसका स्वागत है, लेकिन भारत के संविधान और कानून का पालन करना पड़ेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर ट्विटर का एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड या अनमैनिपुलेटेड ट्वीट घोषित करने के लिए नियम है तो ये गाजियाबाद मामले में लागू क्यों नहीं हुआ। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि भारतीय कंपनियां जब अमेरिका या दूसरे देशों में आईटी बिजनेस करने जाती है तब वो क्या अमेरिका या दूसरे देशों के कानूनों का पालन नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि आपको भारत में व्यापार करना है, पीएम मोदी और हम सबकी आलोचना करने के लिए आपका स्वागत है, लेकिन भारत के संविधान नियमों का पालन करना होगा। सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये गाइडलाइन अचानक नहीं आई है, ये काम पिछले 3 से 4 साल से चल रहा था। इन गाइडलाइन का संबंध सोशल मीडिया के उपयोग से नहीं, सोशल मीडिया के दुरुपयोग से है, ताकि जब इनका दुरुपयोग किया जाए तो लोग शिकायत कर सकें। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ट्विटर को भारत के कानून में मान्य नहीं होंगे। ट्विटर अब तक गाइडलाइन फॉलो करने में नाकाम रहा है, बार बार मौके मिलने के बावजूद मनमानी की है और नई गाइडलाइंस को मानने से इनकार कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे बड़े दुश्मन पुतिन से मिले जो बाइडेन, खास चश्मा गिफ्ट कर दिया कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद रूस को सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जिनेवा में ऐतिहासिक शिखर बैठक की। पुतिन ने बताया कि इस बातचीत के दौरान दोनों के बीच कोई कटुता नहीं थी। बाइडेन और पुतिन की बातचीत के बाद दोनों ही देश अपने राजदूतों को एक दूसरे के यहाँ भेजने पर सहमत हो गए। इस मुलाकात के दौरान बाइडेन ने पुतिन को एक खास चश्मा गिफ्ट किया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक खास तौर पर तैयार किया गया एविएटर सनग्लासेस का एक जोड़ा जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति को गिफ्ट किया है। इस चश्मे को एक अमेरिकी कंपनी ने तैयार किया है जो अमेरिकी सेना और नाटो देशों को इसे सप्लाई करती है। जो बाइडेन ने क्रिस्टल की बनी बाइसन की एक मूर्ति भी पुतिन को उपहार में दी। बाइसन अमेरिका राष्ट्रीय पशु है। माना जा रहा है कि नाटो के साथ जुड़े चश्मे को गिफ्ट करके बाइडेन ने पुतिन को एक बड़ा संदेश दिया है। वह भी तब जब बाइडेन ने इस शिखर बैठक से ठीक पहले ब्रसेल्स में नाटो देशों के साथ बैठक में हिस्सा लिया था। इस बैठक में बाइडेन ने नाटो देशों के साथ सैन्य प्रतिबद्धता को दोहराया था और अपने सहयोगी देशों से अपील की थी कि वे रूस और चीन के खिलाफ अपनी तैयारी को और ज्यादा पुख्ता करें। इस चश्मे को बनाने वाली कंपनी रनडोल्फ यूएसए ने कहा कि उसने HGU-4P एविएटर सनग्लासेस को फाइटर पायलट के लिए डिजाइन किया है। इससे पहले पुतिन ने कहा कि वह और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को एक रचनात्मक शिखर बैठक में अपने देशों को राजदूतों को उनके पदों पर वापस भेजने और परमाणु हथियारों को सीमित करने वाले दोनों देशों के बीच अंतिम संधि को बदलने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए। पुतिन ने कहा कि वार्ता के दौरान कोई कटुता नहीं थी जो उम्मीद से कम समय में समाप्त हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान की सीमा में घुसे चीन के रिकॉर्ड 28 लड़ाकू विमान, चेतावनी के बावजूद ड्रैगन ने किया शक्ति प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, चीन की नजरें अब छोटे से देश ताइवान पर है। हालांकि ताकत में कम होने के बावजूद ताइवान ड्रैगन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को रिकॉर्ड 28 लड़ाकू विमानों को उसकी सीमा में भेजा। पिछले साल से दोनों देशों के बीच शुरू हुए तनाव के दौरान बीजिंग का यह अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। बीते 1 साल से चीन लगभग हर रोज ही अपने विमान ताइवान की ओर से भेज रहा है। ताइवान की वायुसेना ने भी जवाब में अपनी लड़ाकू एयर पोर्टल फोर्स को तैनात कर दिया है। ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक द्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। ताइवान के ऊपर से उड़ने वाले विमानों में 14 J-16 और 6 J-11 लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा बम बरसाने वाले विमानों ने भी उड़ान भरी है। चीन ने यह शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय में किया है जब G7 देशों के समूहों ने रविवार को बयान जारी कर ताइवान के साथ विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की बात कही थी। समूह ने शांति और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत को अहमियत दी थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मंगलवार को कहा था कि G7 समूह जानबूझकर चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा, चीन अपनी राष्ट्रीयता, संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। 1949 में गृह युद्ध के बाद ताइवान और चीन अलग हो गए थे, मगर चीन हमेशा यही दावा करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान 1949 से ही स्वायत्त शासन चला रहा है। साल 2016 में
साई इंग-वेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से चीन ने यहां की सरकार पर लगातार राजनयिक और सैन्य दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चीन बार बार यही कह रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। ताइवान की अधिकतर आबादी ने चीन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसके तहत चीन के साथ राजनीतिक यूनियन की बात कही गई थी। हांगकांग की तरह चीन एक देश दो सिस्टम का फ्रेमवर्क चलाना चाहता है। पिछले एक साल से लगभग हर रोज चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की ओर उड़ान भर रहे हैं। वह अपनी इस हरकत को अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की ओर उठाया गया कदम बताता है। हाल ही में मार्च में भी चीन ने अपने 25 लड़ाकू विमानों को ताइवान की ओर भेजा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे लोगों को लगेगा झटका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर सियासी माहौल तैयार हो गया है। नेताओं के दावों और बयानबाजी लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अगले साल 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर राज्य में बीजेपी के वापसी का दावा किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने 4 साल में सपा और बसपा की 15 साल की सरकारों से ज्यादा विकास कार्य किए हैं। हम 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से जीतेंगे। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उनके सपने टूट जाएंगे। वहीं इससे पहले आगरा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयान में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में योगी सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को आगरा पहुंचे। यहाँ उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।